गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग नियो डार्विनिज्म का चौथा पार्ट पढ़ेंगे और आज के लेक्चर में जो नेक्स्ट स्टेप है इवोल्यूशन का मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी या नियो डार्विनिज्म के हिसाब से, जिसको हम सिलेक्शन कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। हमने आपको जो मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी थी उसमें हमने बताया थे कि ये 5-6 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, एक तो जेनेटिक वेरिएबिलिटी होती है, फिर उसमें एडेप्टिबिलिटी और हेरिडिटी होती है, फिर नेचुरल सिलेक्शन होता है, फिर जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है, आइसोलेशन होता है और फिर एक नई स्पीसीज का निर्माण होता है जिसको हम कहते हैं ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज। तो ये दोनों हम पढ़ चुके और आज हम इसको ये पढ़ेंगे। सो व्हाट इज नेचुरल सिलेक्शन? ये सबसे पहली बात की मैं शायद कल भी आपको मैंने कहा था कि नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी कुछ इस तरह से काम नहीं करती कि जो योग्यतम है उसको जीवित रहने देंगे, बाकी को वो बिल्कुल उठा के पॉपुलेशन से फेंक नहीं देगी, बल्कि होता क्या है कि इट ऑपरेट्स थ्रू डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन या कंपैरेटिव रिप्रोडक्टिव सक्सेस। कि उसमें क्या होता है कि जो योग्यतम होते हैं, बेटर सूटेड होते हैं, बेहतर अनुकूलित होते हैं वातावरण के प्रति, अपने सराउंडिंग्स के प्रति, प्रकृति के प्रति, उनमें क्या है, उनकी प्रजनन दर जो होगी, जो कम योग्य हैं उनकी तुलना में ज्यादा होगी। जो रिप्रोडक्टिव सक्सेस रेट है वो योग्यतम प्राणियों का ज्यादा होगा, जो बेहतर अनुकूलित है उनका ज्यादा होगा, और जो कम अनुकूलित है उनका रिप्रोडक्टिव रेट कम होगा। तो जाहिर सी बात है कि धीरे धीरे जो बेहतर अनुकूलित प्राणी हैं उनकी पॉपुलेशन, जनसंख्या जो है बढ़ती जाएगी, उनकी जीन फ्रीक्वेंसी पॉपुलेशन में बढ़ती जाएगी, उनका जो जीन आवृत्ति है बढ़ती जाएगी, है ना, और दूसरों की कम होती जाएगी। तो यही लिखा हुआ है कि डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन इज व्हाट मेंबर्स व्हिच आर बेटर एडेप्टेड टू एनवायरनमेंट रिप्रोड्यूस एट हाई रेट प्रोड्यूस मोर ऑफस्प्रिंग। उनकी क्या होती है, अधिक संतानें होंगी जो अधिक अनुकूलित हैं, और जो कम अनुकूलित है उनकी कम संतानें होंगी। इस सेक्सुअल कम्युनिकेशन की वजह से जो फ्री फ्लो ऑफ जीन होता है वो डिसरप्ट हो जाता है ना। ये फ्री फ्लो ऑफ जीन नहीं होता, बल्कि एक खास दिशा में जीन का फ्लो जाता है। नाउ होता क्या है कि नेचुरल सिलेक्शन जो होता है प्रोग्रेसिव चेंज जीन फ्रीक्वेंसी में आता है, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट में। देखिए, नेचुरल सिलेक्शन ब्रिंग्स इवोल्यूशनरी चेंज बाय फेवरिंग डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन ऑफ जीन्स। ये जीनों में क्या होता है, डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन की वजह से क्या होता है, कोई खास जीन जो होता है उसकी फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे बढ़ जाती है, और इस प्रकार से जो जीन फ्रीक्वेंसी है एक खास दिशा में बढ़ती रहती है। क्या लिखा हुआ है, जीन फ्रीक्वेंसी फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट डज नॉट प्रोड्यूस जेनेटिक चेंज बट वंस इट हैज अकर्ड एक्ट्स टू इनकरेज सम जीन्स ओवर अदर। कि जीन फ्रीक्वेंसी बढ़ने से क्या होता है कि वो तुरंत एक चेंज दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन होता क्या है कि उस तरह के जो लक्षण हैं उनको ज्यादा प्रोत्साहन मिलता है। उससे क्या होता है कि पॉपुलेशन और एनवायरनमेंट, यानी कि जो जनसंख्या है, जो पर्यावरण है बाहर का, उनके बीच एक नई एडेप्टिव वैल्यूज का निर्माण होता है। अब जीन फ्रीक्वेंसी क्या है, ये है तो चीज पॉपुलेशन जेनेटिक्स की जो आपके सिलेबस में है भी नहीं, और इसको आपको पढ़ना भी नहीं है। जब हम जीन फ्रीक्वेंसी बार बार कह रहे हैं तो थोड़ा सा हम एक आइडिया देख लें कि जैसे कि मान लीजिए कि कोई सा एक जीन का लोकस है, उस पर दो एलील है, एक कैपिटल ए डोमिनेंट और स्मॉल ए क्या कहते हैं, स्मॉल ये रिसेसिव, है ना। अब मान लीजिए कि अब उसका जीनोटाइप किस प्रकार का होगा, डिप्लॉयड है तो डबल ए होगा, ये कैपिटल ए स्मॉल ए और ये होगा, ठीक है। अब होगा क्या क्या, जितने 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 भी इंडिविजुअल्स हैं उसमें हम देखेंगे ए वाले कितने हैं, फिर कैपिटल ए और स्मॉल ए वाले कितने, और स्मॉल ए स्मॉल वाले कितने हैं। उसके हिसाब से हमें ये पता चल जाएगा कि इसकी मात्रा कितनी है, कैपिटल ए की संख्या कितनी है और स्मॉल ए की संख्या कितनी है। जो कैपिटल ए का फ्रीक्वेंसी है वो
एक तो होगा ए का हाफ होगा, है ना, उसी प्रकार से इसका भी हाफ होगा, तो ए वाले जितने हैं इसका हाफ फ्रीक्वेंसी होगा, उसी प्रकार से इसकी फ्रीक्वेंसी आप निकाल लोगे। जो फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए है उसको हम अगर प्यू माने और दूसरे की क्यू माने तो ये हमेशा जो टोटल एल फ्रीक्वेंसी होगी ये 1 होगी। यानी कि मान लीजिए अगर पी 80 है और क्यू जो है 20 है, ठीक है, तो कितना हो गया, उसमें हो गया कि P की जो फ्रीक्वेंसी होगी ये 0.8 हो जाएगी और Q की 0.2 हो जाएगी। तो ये इनकी एलील फ्रीक्वेंसी, दोनों मिला के हमेशा एक होंगे। और जब इस प्रकार का जो आप चेकर डायग्राम बनाएंगे उनका जो रिप्रोडक्शन होगा, क्योंकि जो जब होगा तो उसमें हम देखेंगे कि किसके किसके बीच हो रहा है। अगर मान लीजिए कि दोनों हेटेरोजाइगस के बीच रिप्रोडक्शन हो रहा है तो कुछ ये जीनोटाइप बनेंगे, कुछ ये बनेंगे, कुछ ये बनेंगे, कुछ ये बनेंगे, और इन दोनों का अगर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर करेंगे तो आपको पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इस प्रकार से आता है। उतरे अगर आपको नहीं समझ में आ रही है बात तो आप इतना समझो कि जो फ्रीक्वेंसी है, जो मात्रा है, जो 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 लेवल है Q का या P का, मतलब जो लेवल है स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी का और कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी का, ये चेंज होते हैं। मान लीजिए कि कोई स्मॉल ए से जुड़ा हुआ कैरेक्टर है, अगर वो ज्यादा एडेप्टिव वैल्यू दे रहा है ना, तो ये जैसे अभी तो 0.2 है, मान लीजिए कि कैपिटल ए जो था वो 0.8 है, क्या है 0.8 है, और स्मॉल ए जो है वो 0.2 है। अगर 8 है दोनों मिला करके एक ही होना चाहिए तो क्या होगा, ये हो जाएगा मान लीजिए 0.2 है। तो अभी ये 20% है, अभी ये 80% है ना, सिंपल सी बात। मान लिया जाए कि जो स्मॉल ए वाला जो गुण है, ऐसा गुण जो स्मॉल ए की उपस्थिति से आता है, अगर उसकी एडेप्टिव वैल्यू ज्यादा है तो क्या होगा, इसकी फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे बढ़ेगी, मतलब 0.2 से 0.25 हो जाएगा, 0.3 हो जाएगा, 3.5, 0.4 हो जाएगा। लेकिन अगर इसके उल्टा हो कि जो कैपिटल ए से जो कैरेक्टर जुड़ा हुआ है, अगर उसकी एडेप्टिव वैल्यू, उसकी अनुकूलन क्षमता अगर ज्यादा हो तो धीरे धीरे फिर क्या होगा, ये 0.8 से 0.85 हो जाएगा, मतलब स्मॉल ए को धीरे धीरे गायब ही कर देगा। तो इस प्रकार से जीन फ्रीक्वेंसी चेंज होता है। और जीन फ्रीक्वेंसी क्यों चेंज होता है कि एक जो योग्यतम है उनके बीच रिप्रोडक्शन ज्यादा होता है, जो डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन है वो इस क्रिया को अंजाम देता है। अगर ये रिप्रोडक्शन की क्रिया रैंडम होती होगी, यादृच्छिक होगी, या कोई किसी से करेगा, बिना किसी प्रेफरेंस के अगर प्रजनन करेगा प्राणी, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि उस कंडीशन में आमतौर पर जो जीन फ्रीक्वेंसी है वो बनी रहेगी, ठीक है। अगर कोई नेचर सिलेक्शन नहीं कर रहा है, किसी को फेवर नहीं कर रहा, लेकिन नेचर अगर सिलेक्ट कर रहा है किसी खास लक्षण को, तो उसकी जीन फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, उसकी जीन फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। इसका मतलब जो जेनेटिक जो 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 फिक्स्ड जीन फ्रीक्वेंसी है वो चेंज होगी, है ना। इसमें एक लॉ है हार्डी विनबर्ग का, अभी आपके सिलेबस में नहीं है, आगे शायद आप कहीं पढ़ो। तो ये चीज होती है जीन फ्रीक्वेंसी, और जीन फ्रीक्वेंसी किस दिशा में चेंज होती है, जिससे कि उसकी एडेप्टिव वैल्यू बढ़े। अब देखिए कि जैसे पेरेंटल जनरेशन में क्या था, ये काला वाला जो था 10 में से 1 है, इसकी जीन फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, एलील फ्रीक्वेंसी, जीन फ्रीक्वेंसी मतलब एलील फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 0.1। फिर पता चला कि ये जो काला वाला है इसकी एडेप्टिव वैल्यू ज्यादा है, तो क्या होगा, ये फिर धीरे बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर बढ़ते बढ़ते क्या हुआ, अब आप देख रहे हो कि 75% ये ब्लैक वाले हो गए, मतलब ये 0.1 से शुरू हुए थे, इसकी फ्रीक्वेंसी 0.75 हो गई। और ऐसा होता है, आपको हमने एक इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म का एक उदाहरण बताया था कि इंग्लैंड में एक समय था जब वहाँ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन नहीं हुआ था, औद्योगिक क्रांति नहीं हुई थी, तो पूरा का पूरा जो बैकग्राउंड था ना वो थोड़ा व्हाइट था। और व्हाइट बैकग्राउंड में क्या होता है, जो व्हाइट जानवर होंगे, व्हाइट पतंगे होंगे, व्हाइट कीड़े होंगे, व्हाइट तितलियां होंगी, वो दिखाई नहीं पड़ेंगी उनके परभक्षियों को, लेकिन ब्लैक वाली दिखाई पड़ जाएंगी। अब होता ये है कि एक शलभ है, एक तितली के जैसा एक क्या कहते हैं उसको, मॉथ है, वो 2 कलर में पाया जाता है। आप देख रहे हो, एक व्हाइट है और दूसरा ब्लैक है। अब इस बैकग्राउंड में क्या है कि व्हाइट वाला छुप जा रहा है, व्हाइट वाला क्या है, छुप जा रहा है,
तो ब्लैक वाले को इसका परभक्षी ज्यादा खाएगा, मतलब इसकी अनुकूलन किसके साथ है, इसके साथ है। इसका मतलब क्या होगा कि जो 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 जिस भी जीन की वजह से कि इसका जो फिनोटाइप व्हाइट हो रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे बढ़ेगी। लेकिन फिर क्या हुआ कि जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आई, कोयला जलाया गया, जो सारा कोयला हिंदुस्तान से ही जाता था, आपको ध्यान में होना, या अफ्रीका से जाता था। उसके सूट जब फैले वातावरण में, तो क्या हुआ कि जो बैकग्राउंड पहले व्हाइट हुआ करता था वो धीरे धीरे ग्रे हो गया। ग्रे हो गया ना, तो ग्रे होने के बाद फिर कंडीशन यहाँ तो इस चित्र में तो बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन आप ये मान के चलो ग्रे होने के बाद जो ब्लैक वाला था वो छुप जाता था और व्हाइट वाला दिख जाता था। अब क्या हुआ, सिलेक्शन किसके फेवर में आ गया, सिलेक्शन आ गया ब्लैक वाले के फेवर में। मतलब अब क्या होगा कि व्हाइट वाले की जीन फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे बढ़ेगी और ब्लैक वाले की कम होगी। तो इस प्रकार से नेचुरल सिलेक्शन की क्रिया होती है। क्या है, कंपैरेटिवली बेटर एडेप्टिव इंडिविजुअल, यानी कि तुलनात्मक रूप से बेहतर अनुकूलित प्राणी जो होते हैं किसी भी हेटेरोजेनस पॉपुलेशन के, उनको नेचर द्वारा फेवर किया जाता है। द प्रोसेस इज डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन, जिसको हम बता चुके आपको पहले। So due to sexual communication, there is free flow of genes and genetic variability which appears in certain individuals spread from one gene to another. अब चूंकि जीन का फ्लो फ्री होता है, तो कुछ इंडिविजुअल्स का जो जीन्स है वो फ्लो करता है दूसरे इंडिविजुअल्स में, उस लोकल पॉपुलेशन में। नाउ ये हम बता चुके आपको, मैं स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए अभी जो नेचुरल सिलेक्शन होता है, जो प्राकृतिक चयन की क्रिया होती है ना, वो 3 प्रकार की होती है। एक होता है स्टेबलाइजिंग। स्टेबलाइजिंग मतलब जो स्थिर हो। अब स्टेबलाइजिंग या बैलेंसिंग क्यों कहा गया, जिससे मान लीजिए कि ये एक ग्राफ बनाया गया है, ये उन एनिमल्स का पॉपुलेशन है जिनका जीनोटाइप ए है। ये उन एनिमल का पॉपुलेशन है जिनका जीनोटाइप कैपिटल ए और स्मॉल ए है। और ये उन एनिमल का पॉपुलेशन है जिनका क्या कहते हैं, जिनका वो जीनोटाइप स्मॉल ए। ठीक है, मतलब ये हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है, सॉरी ये होमोजाइगस डोमिनेंट है। होमोजाइगस को क्या कहते हो आप, जो भी कहते हो, समयुग्मकी मतलब कुछ ऐसा ही है, आप देख लेना। ये होमोजाइगस डोमिनेंट है, ये होमोजाइगस रिसेसिव है, और ये हेट्रोजाइगस है। ठीक है, इतना तो आप समझते हो। तो ये है। अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि शुरुआत हुई थी यहां से, मतलब इस कंडीशन में क्या था कि ये मतलब यहां पर इस कंडीशन में क्या था कि ए वाले इतने थे, फिर धीरे धीरे क्या होता, मतलब ए वाले इतने थे, मतलब यहाँ पर क्या था कि शुरू में ए वाले ज्यादा था, स्मॉल वाले ज्यादा थे। लेकिन धीरे धीरे कालांतर क्या हुआ, ये ग्राफ सिकुड़ रहा है, मतलब अब धीरे धीरे जो होमोजाइगस है वो कम हो रहे हैं और हेट्रोजाइगस बढ़ रहे हैं। देख रहे हैं आप, होमोजाइगस घट रहे हैं, मतलब इस जो रिसेसिव और डोमिनेंट दोनों होमोजाइगस घट रहे हैं, और जो हेट्रोजाइगस है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। मतलब कि जो नेचुरल सिलेक्शन है वो होमोजाइगस को फेवर नहीं कर रहा है, हेट्रोजाइगस को फेवर कर रहा है, कैपिटल ए स्मॉल ए को फेवर कर रहा है। इसका एक उदाहरण देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए सिकल सेल एनीमिया, एक प्रकार का एनीमिया होता है जिसमें जो आरबीसी होती है ना, उसका आकार जो अनाज धान काटने वाले या गेहूं काटने वाला जो हंसिया होता है ना किसानों के पास, सिकल, उसके शेप का होता है। इसकी क्या होती है कि इसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है, और ये चूंकि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम होती है, तो आरबीसी का काउंट ठीक ठाक होने के बावजूद ब्लड प्रॉपरली ऑक्सीजन कैरी नहीं करता, और एक एनीमिया का कंडीशन, रक्त
अवस्था का जो सिम्टम है, लक्षण है, वो शो करता है। जाहिर सी बात है ये एक हानिकारक म्यूटेशन है। तो इसका जो जीन कॉम्बिनेशन क्या होगा, जैसे एक सिकल सेल ट्रेट है, ये देखिए एक HbS मतलब सिकल सेल वाला हीमोग्लोबिन और एक नॉर्मल हीमोग्लोबिन। ये सिकल सेल का होमोजाइगस है, ये नॉर्मल का होमोजाइगस है और ये हेट्रोजाइगस है। इसके साथ ये है कि ये सिकल सेल का जीन तो कैरी कर रहा है, लेकिन इसमें सिकल सेल एनीमिया है नहीं। दूसरी तरफ ये नॉर्मल है और ये ऐसा एक जीनोटाइप है जिसकी वजह से कि व्यक्ति सिकल सेल एनीमिया से सफर करेगा। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि चलिए ये प्राणी तो नुकसानदेह, ये तो होना नहीं चाहिए। होना कौन सा चाहिए? ये चाहिए एक नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन होता क्या है कि ये पाया जाता है ज्यादा अफ्रीकन कंट्रीज में, और अफ्रीकन कंट्रीज में एक वो मलेरिया का बड़ा प्रकोप है। खास तौर से एक मलेरियल पैरासाइट, आपने नाम सुन ही रखा है फर्स्ट ईयर में, है ना? क्या कहते हैं उसको? प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, जो बहुत ही खतरनाक टाइप का मलेरिया पैदा करता है। दूसरे जितने ही प्लाज्मोडियम, उससे सबसे खतरनाक ये क्या कहते हैं, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम ही है। अब ये देखा गया है कि जिस व्यक्ति के शरीर में, है ना, जिस व्यक्ति के शरीर में, ये थोड़ा सा ये सफरिंग फ्रॉम डिजीज नहीं होगा, ये गलत है लाइन। जिस व्यक्ति के शरीर में ये जीन होगा HbS जीन की कॉपी होगी, दे आर रेजिस्टेंट टू द मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। मतलब अगर ये वाला जीन है तो व्यक्ति प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के प्रति एक उसमें प्रतिरोधक क्षमता होगी, वो उस मलेरिया से सफर नहीं करेगा। अब देखिए कंडीशन अब क्या बन गई कि नॉर्मल आदमी का हीमोग्लोबिन तो नॉर्मल है, लेकिन ये मलेरिया से सफर करेगा, है ना? सिकल सेल एनीमिया वाला सिकल सेल एनीमिया से सफर करेगा। ये दोनों, एक मलेरिया से मरेगा, एक एनीमिया से मरेगा। समझ रहे मेरी बात? सिर्फ ये वाला जो इंडिविजुअल है जो एक रिसेसिव फॉर्म में सिकल सेल का जीन कैरी कर रहा है, वो जीवित रहेगा, क्योंकि उसको सिकल सेल एनीमिया भी नहीं होगा और वो मलेरिया से भी बचा रहेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, इस कंडीशन में क्या होगा कि पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी इस जीनोटाइप की जो फ्रीक्वेंसी है वो उसको पॉपुलेशन फेवर करेगा, और ये दोनों धीरे धीरे पॉपुलेशन से कम होते जाएंगे, और जो ये वाला ट्रेट है ये पॉपुलेशन में धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। चलिए, दूसरा है डायरेक्शनल मतलब एक दिशा से दूसरी दिशा में, या एक पर्टिकुलर दिशा में जब डायरेक्शन चले। जैसे कि अब मॉस्किटोज हैं, मच्छर है, तो मच्छर के खिलाफ नॉर्मली क्या करते हो? घर में नॉर्मली लोग फीट या DDT वगैरह छिड़काव करते हैं ना। अब उससे से मान लीजिए कुछ ऐसे मच्छर हैं जिन पर उस पेस्टिसाइड का असर नहीं पड़ता, तो क्या होगा? पेस्टिसाइड के यूज की वजह से जो उसके प्रति सेंसिटिव मच्छर है तो मरते जाएंगे, उनका रिप्रोडक्टिव सक्सेस भी कम होगा, अनुकूलन कम होगा, जो रेजिस्टेंट है वो बढ़ेंगे। और दूसरा, अभी हमने आपको इंडस्ट्रियल मेलेरिज्म बताया ना कि पहले कैसे जो सिलेक्शन था वो व्हाइट मौत को फेवर करता था, सफेद वाले जो सलब थे उनको फेवर करता था, ब्लैक वाले खत्म हो जाते थे, ब्लैक वाले की जीन फ्रीक्वेंसी कम हो रही थी। तो उस कंडीशन में डायरेक्शन किधर था? डायरेक्शन था फ्रॉम ब्लैक टू व्हाइट, टुवर्ड्स व्हाइट। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जैसे पहले कंडीशन क्या था कि अगर मान लीजिए ये कंडीशन है, सपोज करिए कि ये व्हाइट वाला है और ये ब्लैक वाला है, तो पहले जो सिलेक्शन था किसको फेवर कर रहा था? व्हाइट वाले को कर रहा था। लेकिन समय जब बदला तो क्या हुआ? अब ब्लैक वाले को फेवर करने लग गया। मतलब अभी इसकी फ्रीक्वेंसी व्हाइट वाले की कम हो जाएगी, ब्लैक वाले की धीरे धीरे बढ़ेगी। मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे कम हो रही है, आप देखिए ब्लैक वाले की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है।
तो व्हाइट वाले का जब ज्यादा था तो ब्लैक वाले का कम था, जब व्हाइट वाले का कम होना शुरू हुआ तो ब्लैक वाले का बढ़ना शुरू हो गया। तो ये इस प्रकार से एक डायरेक्शन में जब सिलेक्शन की का प्रेशर काम करता है, सिलेक्शन की फ्रीक्वेंसी काम करती है, तो उसको हम कहते हैं डायरेक्शनल सिलेक्शन। और ये देखिए, ये हमने आपको बताया कि पहले इसको फेवर कर रहा था, बाद में इसको फेवर कर रहा है। मतलब अब जो सिलेक्शन का जो डायरेक्शन है, इट इज फ्रॉम ब्लैक टू व्हाइट टू ब्लैक। सो दिस इज अ काइंड ऑफ, पहले क्या थे, 80% जो थे वो व्हाइट थे, 10% डार्क थे, बाद में 80% डार्क हैं और 10% व्हाइट है। तो ये एक डायरेक्शनल सिलेक्शन का उदाहरण है, एक किसी दिशा की तरफ होने वाला है। दूसरा एक होता है डिसरप्टिव सिलेक्शन। डिसरप्टिव मतलब उसमें क्या हुआ कि आपको हेटेरोजाइगस कम मिलेंगे और जो होमोजाइगस है वो ज्यादा मिलेंगे। मतलब ये भी फ्लरिश करेगा, इसको भी नेचर सेलेक्ट करेगी, इसको भी नेचर सेलेक्ट करेगी, इसको सेलेक्ट नहीं करेगी। मतलब कि ये कैपिटल ए है मान लीजिए, तो होमोजाइगस डोमिनेंट है या होमोजाइगस रिसेसिव है, स्मॉल ए, ये तो फेवर में आएंगे और इसको सिलेक्शन फेवर नहीं करेगा। हालांकि ये बहुत कम मिलता है पॉपुलेशन में, ऐसा बहुत कम देखने के लिए आता है, कुछ एक उदाहरण को छोड़ करके। और ऐसा जो होता है, इससे क्या होता है कि बैलेंस्ड पॉलीमॉर्फिज्म दिखाई पड़ता है। जैसे ये देखिए कि दो प्रकार के ये हैं, क्या कहते हैं, रैबिट्स हैं। एक व्हाइट रैबिट है और दूसरा ब्लैक रैबिट है और तीसरा है ग्रे रैबिट। तो ये वाला जो है होमोजाइगस डोमिनेंट है, ये होमोजाइगस रिसेसिव है और ये हेटेरोजाइगस है। तो जो व्हाइट है और ब्लैक है उसकी कैमोफ्लेजिंग मतलब किसी पृष्ठभूमि में छुपने की क्षमता जो होता है व्हाइट और ब्लैक वाले की ज्यादा है, तो ग्रे वाला मरेगा, क्योंकि वो जब छुप नहीं सकता तो उसको उसके प्रेडेटर खा जाएंगे। तो इस प्रकार से सिलेक्शन की कहानी खत्म हुई। तो सिलेक्शन जो है वो क्या करता है कि एक विशेष प्रकार के प्राणियों को ज्यादा फेवर करता है, जिससे उसकी जीन फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, और वो जीन फ्रीक्वेंसी जो बढ़ेगी, वो जो गुण उसमें जो संचित हो रहा है, संग्रहित हो रहा है, वो जनरेशन टू जनरेशन बढ़ेगा और वो क्या करेगा, उसको धीरे धीरे पेरेंटल पॉपुलेशन से अलग करता जाएगा। ठीक है, ये तीसरा स्टेप था। ठीक है, इसके साथ ही मेरे ख्याल से आज का ये लेक्चर खत्म हो गया। हम नेक्स्ट क्लास में फिर आप बात करेंगे जेनेटिक ड्रिफ्ट की। थैंक यू।